जब बात की जाए इंग्लिश ग्रामर की, तो मेरे अनुसार इंग्लिश ग्रामर की वही भूमिका है जो एक फिल्टर की है वाटर के लिए। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज को प्यूरिफाई करती है, ठीक उसी तरह से जैसे एक वाटर फिल्टर वाटर को प्यूरिफाई करता है। छोटी छोटी बातें, छोटी से छोटी बातों को कैसे परोसा जाए, ये शिक्षा देती है इंग्लिश ग्रामर। देखिए, चालाकी करके इंसान अपने कमियों पे तो पर्दा डाल लेता है, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी के आगे सिर नहीं उठा पाता है। जीवन की तीन बुनियादी आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र, आवास। चलिए, इसमें से दो आवश्यकताएं जो है वो भोजन और वस्त्र सभी मनुष्यों के लिए कंपलसरी है, अगर देखा जाए तो। और जानवरों के लिए सिर्फ भोजन ही आवश्यकताएं हैं। बुनियादी आवश्यकताओं में देखा जाए तो भोजन को शामिल किया जा सकता है। लेकिन भोजन, वस्त्र, आवास, इन तीनों से बढ़कर भी कोई चीज है जिसकी बड़ी अहमियत है। तो वो चीज कौन सी है? वो चीज है शिक्षा। आजादी का मतलब ये होता है भोजन, वस्त्र, आवास, इन तीनों बुनियादी आवश्यकताओं पर विजय हासिल करना, इनकी सदा सदा के लिए पूर्ति करने की चिंता से निफिक्र हो जाना। कहने को तो भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल चुकी है, जो कि सही भी है, लेकिन हर मनुष्य को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी का निर्धारण अगर करना हो तो उसे भोजन, वस्त्र, आवास, तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करने की चिंता से निजात पाना पड़ेगा। पर शिक्षा क्या है? शिक्षा एक तंत्र है। देश को चलाने में जो भूमिका संविधान की है, वही भूमिका एक मनुष्य को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा की है। शिक्षा बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, हम लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। शिक्षा संविधान है। अब ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर का मतलब ये होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज, मोर अबाउट लैंग्वेज, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द करेक्ट मैनर। खैर, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते किसे हैं? तो नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट मतलब सीमित, जो वर्ब की तरह जन्मे और वर्ब की तरह ही काम किए, वैसे वर्ब कहलाए
फाइनाइट वर्ब, जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो इज यहां पे फाइनाइट वर्ब है, इज हैप्पी। कुछ दिलचस्प बात यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। जनरली लोग मानते हैं कि इज हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, सही बात है, इज हेल्पिंग वर्ब है। कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत ही दिमाग वाली बातें हम लोगों को जान लेनी चाहिए। इज वाकई में हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ गोइंग मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ही इज हैप्पी, इस केस में इज मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ कोई भी मेन वर्ब उपलब्ध नहीं है। तो जब वाक्य में कोई भी मेन वर्ब ना हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब के कार्य संपादित करते हैं, तो मेन वर्ब कहलाते हैं। ह्यूमन लाइफ इज डिड बेस्ट। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। इसको एक सिंपल से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। और वो सिंपल सा उदाहरण क्या हो सकता है? घर में बच्चे खेल रहे हैं और घर के माता पिता हैं घर में ही, तो उस समय घर के मालिक कौन है? माता पिता। यानी ही इज गोइंग टू स्कूल में इज तो है ही और गोइंग भी है। तो गोइंग माता पिता के रूप में अगर देख लिया जाए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब ही मेन वर्ब कहलाएगा। माता पिता हो तो माता पिता ही घर के मालिक कहलाएंगे। लेकिन कभी मान लीजिए माता पिता घर से किसी कारणवश बाहर चले गए, तो उस दौरान घर के मालिक कौन? घर के बच्चे ही होंगे। तो उस समय हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे ही घर के गार्जियन बन जाएंगे। तो बस बात इतनी सी है, अगर आप सोचे तो बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाएगी। नहीं तो जीवन भर इसको साबित नहीं कर पाएंगे कि आखिर इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, और कैसे और क्यों। आपके पास कोई तर्क नहीं रहेंगे। एक प्रश्न हमसे बच्चे ये भी करते हैं कि सर आप बहुत धीमा पढ़ाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक बच्चे 12 साल 18 साल या 26 27 साल के हो जाते हैं और उनको ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स में अंतर नहीं पता होता है, तो वो अपने जिंदगी के कितने समय बर्बाद कर दिए। किसी न किसी टीचर से पढ़ करके। तो वो टीचर धीमा नहीं पढ़ा रहे थे और वो धीमा नहीं पढ़ रहे थे, और आने वाले समय में भी वो धीमा ही पढ़ेंगे, अंदर से खोखले ही रहेंगे। कोई लाभ नहीं। खुद उनका सिर झुकेगा
कुछ अपशब्द बोलकर वो दूसरों का सिर झुकाएंगे।